हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं सब? बढ़िया। हम सबके लिए बढ़िया ही विश करेंगे हमेशा। बस गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सो टेक केयर, ठीक है? खूब पानी पीजिए, बॉडी को हाइड्रेट करते रहिए, ये टिप है। अब मैं लास्ट क्लास का एक पार्ट था उसको रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि आई थिंक वो कुछ बच्चे वो मिस हो गया था, वो व्यू में आ नहीं रहा था। डेकासेट टाइप का टेट्राड जो है वो ऐसा दिखता है, और ऐसा बनाइए, या देखिए टेट्राहेड्रल कैसा बनाया था मैं आपको बताती हूँ। टेट्राहेड्रल ऐसा बनाया था, कई बार डेकासेट बुक्स में ऐसा दिया हुआ है, तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ठीक है? मतलब दो ऐसे और एक ऐसा। ये टेट्राहेड्रल इस टाइप का दिखता है, इससे डिफरेंट, ओके? तो डेकासेट ये भी हो सकता है। एक तो ये मिस हुआ था, और एक एग्जाम्पल एरिस्ट्रोलॉकिया एलिगेंस, ये ऐसा प्लांट है, स्पीशीज है, जिसमें पांचों टाइप के टेट्राड शेप के टेट्राड्स मिलते हैं। लीनियर भी मिलता है, टी शेप भी मिलता है, डेकासेट भी मिलता है, आइसोबाइलेटरल भी मिलता है। तो वो ये वाला प्लांट है। ये दोनों व्यू में आ नहीं रहे थे, इसलिए जिनको मिस हो गया है वो देख लें, ठीक है? सो दिस वॉज अबाउट द लास्ट क्लास। अब मैं आपको पिछले क्लास का जहाँ छोड़ा था वो याद दिलाती हूँ। क्या था वो? था वी हैड डन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमीटोफाइट, याद है आपको? और मैंने बोला था एक डायग्राम है लास्ट क्लास में, जो कि मेल गेमीटोफाइट एक्चुअल में क्या होता है वो बना रही हूँ मैं। एनसीईआरटी हैज नॉट गिवन दैट डायग्राम, बट एक्चुअल मैच्योर मेल गेमीटोफाइट कितने 3 सेल्ड होता है और 3 ही न्यूक्लियाई होते हैं, वो बताऊंगी कैसे। अब 60% में तो 2 सेल स्टेज में ही निकल जाता है ना? 60% में तो 2 सेल स्टेज पे ही क्या पॉलन रेंज जो है वो डिस्पर्स हो जाता है, और बाकी में वो कितने पे होता है? 40% में वो 3 सेल स्टेज में। अब वो 3 सेल स्टेज वाला जो है अल्टीमेटली 2 सेल वाला भी 3 सेल में ही बनेगा। तो ये जर्म पोर वाले एरिया से जर्म ट्यूब बाहर आती है, और जर्म ट्यूब जो है वो अब किस में पेनिट्रेट कर रही है वो मैं आपको बताऊंगी। जर्म ट्यूब किस में पेनिट्रेट कर रही है? इट इज पेनिट्रेटिंग द स्टिग्मा। उसको नीचे तक पहुंचना है, तो उस स्टिग्मा को कई बार मैंने बताया था, सॉलिड स्टिग्मा हो तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसमिटिंग टिश्यू। और कई बार हॉलो स्टिग्मा, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फ्लावर ऑफ द स्टिग्मा। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग टाइप हो सकते हैं, किसी में हॉलो होते हैं, किसी में सॉलिड होते हैं। दोनों में ही पॉलन ट्यूब अंदर भेदता हुआ, पियर्स करता हुआ जाता है। और पॉलन ट्यूब कैसा बताया था मैंने, उसकी प्रॉपर्टी बताई थी, वो कैसा होता है पॉलन ट्यूब? पॉलन ट्यूब कैसा होता है? इट इज ग्लैंड्यूलर, एब्जॉर्प्टिव, एंड सिक्रीटरी। वो कोई सा भी टाइप, वो मतलब कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करता है, एब्जॉर्ब भी करता है फूड में न्यूट्रिएंट्स, और कुछ एंजाइम्स भी सिक्रीट, इसकी वजह से ये स्टिग्मा को पियर्स करता हुआ चला जाता है। अब ये जो स्टेज है ये मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ, दैट इज द मैच्योर मेल गेमीटोफाइट। So I am making the intine with the red part. Intine कैसे बना रहे हैं? Red part से, and the exine with sporopollenin I am making with the blue part. Okay? So ये pollen tube है। अब यहाँ पर सब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई किसका? ट्यूब सेल का। तो वो सबसे पहले कौन आता है? द न्यूक्लियाई प्लस द साइटोप्लाज्म ऑफ ट्यूब सेल। तो टिप पे पॉलन ट्यूब, बहुत ध्यान देना, नीट में से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले अंदर क्या मूव होगा? द डेंस साइटोप्लाज्म, एंड ये ट्यूब सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है? ये आ गया ट्यूब सेल का न्यूक्लियस।
अब इनके ऊपर रहते हैं 2 मेल गैमीट्स। आपको बताया था मेल गैमीट्स में लार्ज न्यूक्लियाई, ये 2 सेल ही हैं, 2 मेल गैमीट्स मतलब 2 सेल हैं विद सिंगल लार्ज न्यूक्लियाई एंड अ थिन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय देम विद अ मेम्ब्रेन। तो ये 2 सेल हो गए, दैट इज 2 मेल गैमीट्स हो गए, ठीक है ना। और यहां पर भी थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है, लेकिन सारा साइटोप्लाज्म जब यहां पर कॉन्सेंट्रेट हो गया है नीचे, तो यहां पर जितना भी पीछे पीछे रह गया है वाला है वो ओल्ड साइटोप्लाज्म है। कैसा है वो? ओल्ड साइटोप्लाज्म। सो वहां पर वो ओल्ड साइटोप्लाज्म, जो यूज साइटोप्लाज्म कहना चाहिए, पुराना है, उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको क्या करेंगे अपन? उसको नहीं आने देना है यहाँ तक, तो उसको रोकना है। पुराने और इस नए के बीच में एक प्लग लग जाते हैं ताकि यहाँ का जो ओल्ड वाला है वो इधर ना आ पाए, और ये प्लग बनते हैं कैलोस के। किसके बनते हैं ये? किसके बनते हैं? कैलोस के। सो द कैलोस प्लग जो है उसमें वो यहाँ के ओल्ड साइटोप्लाज्म को यहाँ पर आने से अवॉइड करता है, रोकता है, ठीक है। सो दिस इज अ टिपिकल, एंड व्हाट इज दिस इज इन टाइम, this is in time, this is enzyme, that and the whole structure is the pollen tube, ठीक है। These are the 2 male gametes, ये कैलोस प्लग्स हैं। तो सबसे नीचे क्या है, और धीरे धीरे देखा गया है ये ट्यूब न्यूक्लियस और पूरा साइटोप्लाज्म यूज अप हो जाता है, और ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो डीजनरेट, पहुंचते पहुंचते तक डीजनरेट हो जाता है। लेकिन अगर मैच्योर मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो सेल कितने हैं? एक ये वाला सेल, 2 मेल गैमीट्स, तो कितना है? 3 सेल स्टेज और 3 न्यूक्लियाई स्टेज है। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको पॉइंट आउट किया था, 3 सेल्ड एंड 3 न्यूक्लियाई स्टेज, तो ये आपको दिख गई। सो एग्जैक्ट दिस शुड बी द डायग्राम ऑफ द मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, दैट इज अ पॉलन ट्यूब विथ 2 मेल गैमीट्स, अ ट्यूब न्यूक्लियस, नीचे टिप पे ग्रोइंग टिप जो है उस पे डेंस साइटोप्लाज्म, देन सबसे ऊपर बीच बीच में कैलोस प्लग हैं ताकि ओल्ड साइटोप्लाज्म को वो रोक देते हैं, अड़ा देते हैं ताकि वो यहाँ पर ना आ पाए, ठीक है। एक वॉल टाइप बना देते हैं, एक पर्दा टाइप बना देते हैं। फॉर दैट पर्पज कैलोस प्लग्स आर देयर। क्लियर है ये? सो दिस इज अ टिपिकल मेल गैमेटोफाइट। क्लियर है? सो और 3 सेल स्टेज तो हो ही जाती है अल्टीमेटली, चाहे 2 सेल स्टेज में भी डिस्पर्स हो, लेकिन अल्टीमेटली कौन सी स्टेज आ जाती है? 3 सेल स्टेज। नाउ आई हैव रिटन फ्यू डाटास, दैट इज एक पॉलन ग्रेन में क्या क्या होता है, एक पॉलन ग्रेन में क्या क्या होगा देखेंगे। सो देखें एक पॉलन ग्रेन में क्या क्या है, ये पार्ट 7 I had to write proteins here. Proteins कितने हैं? 7 to 26%। कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं? 24 to 48%। फैट्स कितने हैं? 0.9 to 14.50%। मतलब ये अंदाज एक पॉलन ग्रेन में कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है। तो आप देखिए इतने फैट प्रोटीन होने से वो इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? यही तो है। सो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। कई वेस्टर्न कंट्रीज में क्या ट्रेंड है? क्योंकि इनमें इतना न्यूट्रिएंट्स भरा है, दे आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पॉलन ग्रेन्स, तो पॉलन ग्रेन की टैबलेट्स बनती हैं या सिरप्स के फॉर्म में लिया जाता है या पाउडर के फॉर्म में लिया जाता है। पॉलन पाउडर एनसीईआरटी में डायग्राम दिए हुए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। एक बॉक्स है छोटा सा, उसमें पॉलन बी पॉलन का पाउडर है, या सिरप का भी एक बॉटल दिए विद द
साइफन सॉर्ट ऑफ थिंग जिससे निकाल सकें, वो सिरप्स हैं बॉटल में। फिर टैबलेट का भी एक पूरी टैबलेट का एक डायग्राम दिया हुआ है। अब ध्यान देना, उस टैबलेट के डायग्राम के ऊपर लिखा है बी पॉलन। काय की टैबलेट्स हैं? बी पॉलन की। और उसमें जो भी नेचुरल बी पॉलन कलेक्टेड है, और नेट वेट इसका ध्यान रखना 45 आउंस लिखा है। क्या लिखा है नेट वेट उस डब्बे पे? कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो उस नेट वेट क्या है उसका? 45 आउंस। ठीक है। और वो स्ट्रिप है, और कितने की स्ट्रिप है वो भी वो बॉक्स पे लिखा हुआ है। ऐसा बॉक्स बना है और बॉक्स पे यहाँ पर लिखा हुआ है 30 टैबलेट्स। कितनी टैबलेट्स हैं? और यहाँ पर नेट वेट लिखा है, ध्यान देना, 45 आउंस। और ये 30 टैबलेट्स हैं। और स्ट्रिप में कैसे? 1 2 या ऐसे बनाती हूँ, 1 2 3 4 5 10 की पूरी 10 की रो हैं। तो ये कितनी स्ट्रिप्स हैं? 30। क्लियर है? सो टैबलेट के फॉर्म में मिलता है, सिरप्स के फॉर्म में मिलता है, पाउडर के फॉर्म में मिलता है, क्योंकि इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। और यही नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज में ये रिसर्च करके देखा भी गया है कि जब ये टैबलेट के फॉर्म में या सिरप के फॉर्म में कोई भी बंदा लेता है, तो वो अगर एथलीट है या फिर वो अपने घोड़े को अगर ये चीज़ें देता है, जो रेस हॉर्सेस होते हैं, जो घोड़ा रेस में पार्ट लेते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस एनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। सो ये टैबलेट्स वगैरह दे इंक्रीज, आई एम राइटिंग इंक्रीज, एनसीईआरटी की लाइन है, द परफॉर्मेंस इन एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। ठीक है। सो इतने न्यूट्रिएंट रिच होने की वजह से इनको इस फॉर्म में भी लिया जाता है। शॉर्ट नोट आ सकता है कि पॉलन टैबलेट्स या कुछ भी आ सकता है। तो ये कहाँ पर है? ये ट्रेडिशन वेस्टर्न कंट्रीज में। अब तो धीरे धीरे सब जगह ये फैलने लगा है, क्योंकि बिकॉज दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पॉलन्स, तो उनको किसी भी फॉर्म में अगर लेंगे, उनका इनटेक करेंगे, तो दे इंक्रीज परफॉर्मेंस इन, खासकर जो एथलीट्स होते हैं और रेस हॉर्सेस में। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही होगा। एनर्जी फिल्ड चीज़ें हैं, तो सभी को वो फायदा करती हैं। ठीक है। अब एक टर्म है, नेक्स्ट टर्म है, दैट इज, शुड आई रब? नेक्स्ट टर्म आई राइट हियर, टर्म है पोलन वायबिलिटी। क्या टर्म है? पोलन वायबिलिटी। सो पोलन वायबिलिटी। ठीक है। अब क्या होता है? व्हाट इज पोलन वायबिलिटी? पोलन, हर एक स्पीशीज का जो पोलन है वो जब डिस्पर्स होके स्टिग्मा के ऊपर आता है, तो उसको पोलन ट्यूब जर्मिनेट करने लायक उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। नहीं तो क्या फ़ायदा, 5-10 दिन बाद वो स्टिग्मा पे गिरा, तब तक उसकी जर्मिनेशन की कैपेसिटी खत्म हो गई, तो वो पोलन वहाँ गिर के भी वायबल नहीं है, मतलब इट कैन नॉट फर्टिलाइज, और फिर फ्रूट और सीड नहीं प्रोड्यूस होंगे। तो वो टाइम पीरियड होता है जब तक वो पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करे, उसको बोलते हैं within that time period where pollen tube is produced and it is germinated. जर्मिनेट तभी होगा जब वो वायबल होगा। ध्यान रखना, किसी पॉलन की वायबिलिटी को समझना है तो मतलब सपोज ये पॉलन, कोई भी पॉलन आके स्टिग्मा पे गिरा, ठीक है, 2 पॉलन आए, अब ये जर्मिनेट ही नहीं हुआ और ये जर्मिनेट हो गया, मतलब ये वायबल नहीं है और ये वायबल है। तो पॉलन की वायबिलिटी जब चेक की गई तो देखा गया वो बहुत डाइवर्स है। कुछ प्लांट्स में तो वो वायबिलिटी कितनी है, बस सिर्फ 30 मिनट्स के लिए। कौन से प्लांट्स में? जैसे वीट, जैसे राइस, राइस इज पैडी, राइस इज पैडी। सो राइस में इनमें जो पॉलन जो है वो कितने
टाइम तक ओनली 30 मिनट्स। कितने टाइम तक वायबल है वीट और राइस में? ओनली 30 मिनट्स। एंड इवन इन फ्यू फैमिलीज लाइक रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलोनेसी, इनमें ये मंथ्स तक वायबल है, फ्यू मंथ्स, 1 मंथ समझ लो वायबल रहते हैं। तो आप देखिए कितना फर्क है। कुछ में तो 30 मिनट्स तक की वायबिलिटी, मतलब विद इन 30 मिनट्स, जैसे ही पॉलन डिस्पर्स हुआ 30 मिनट के अंदर उसको स्टिग्मा पे लैंड कर जाना चाहिए, तो जर्मिनेशन होगा, नहीं वरना नहीं होगा। इतनी कम वायबिलिटी है। और आप देखिए कुछ में रोजेसी में, लेग्यूमिनेसी में, सोलोनेसी में महीनों तक पॉलन ग्रेन हवा में उड़ रहा है या स्टिग्मा पे लैंड कर गया है, तो लैंड करे हुए भी वो महीने भर बाद भी इट कैन प्रोड्यूस, इट कैन जर्मिनेट, इट कैन प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। समझ में आई ये बात क्या है पॉलन वायबिलिटी? तो ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, तो ये पता ही होने चाहिए आपको। और एक चीज इसको लेके वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई विल राइट हियर, due to this, the pollen of few plants, we know that the viability is very less, the time is very less, 30. So ऐसे pollen को हम preserve करके रखते हैं। So pollens are preserved कहाँ पर? In pollen banks। ऐसे बैंक्स हैं क्योंकि उसमें मेल गैमीट है। इन वेरी इंपॉर्टेंट -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस में इस टेक्निक को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद करना है। -196 डिग्री मतलब दैट इज लिक्विड नाइट्रोजन। क्या है ये? लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके रखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इस टेक्निक को क्रायो प्रिजर्वेशन। तो पॉलन ग्रेन्स को ऐसा प्रिजर्व करके पॉलन बैंक्स में रखा जाता है ताकि अगर वायबिलिटी कम भी है तो भी ऐसे प्रिजर्व करो। क्यों रखा जाता है? कौन है जो इंटरेस्टेड है ऐसी चीज़ों में? जो साइंटिस्ट क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम करते हैं उनको तो पॉलन अगर 30 मिनट्स वायबिलिटी है तो कैसे जब उनकी क्रॉप ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट का टाइम आएगा और वायबल नहीं है तो कैसे चेक करेंगे? तो दे प्रिजर्व दिस फॉर मेनी पर्पजेज, लेकिन मेनली कौन प्रिजर्व करते? फॉर व्हाट? फॉर लेटर फॉर क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। ठीक है ना? crop breeding programs. So this was about pollen viability. When the capacity of pollen to germinate, the period of time, that is called as pollen viability. And pollen viability of few plants like cereals, mostly wheat and rice, it is only 30 minutes. मतलब 30 मिनट्स में स्टिग्मा के ऊपर गिर जाना चाहिए तो जर्मिनेशन होगा। अगर 30 मिनट्स के 1 घंटे बाद गिरे तो स्टिग्मा पे ही गिरे हैं, लैंड करा है, लेकिन जर्मिनेशन इनका नहीं होगा। उसी के ऑपोजिट रोजेसी फैमिली के मेंबर्स जिसमें रोज आता है, लेग्यूमिनेसी जिसमें फलीदार पौधे आते हैं, एंड सोलोनेसी जिसमें आलू, बैंगन, टमाटर, उसके फैमिली के मेंबर्स में भी जो पॉलन है वो कब तक वायबल रहता है? मंथ्स। ठीक है? और पोलन वायबिलिटी या किसी भी चीज़ की वायबिलिटी को चेक करने के लिए एक डाई होता है, कलर होता है, उसको बोलते हैं TTC। ठीक है? TTC। सो इट इज आई थिंक ट्राइटियम टेट्राक्लोराइड ऐसा कुछ है, आई चेक ऐसा TTC टू चेक द वायबिलिटी। ठीक है ना? वायबिलिटी ऑफ सीड्स और एनीथिंग चेक करना हो
तो इट इज़ पिंक कलर डाई, उससे चेक करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली ये कॉम्पिटिटिव का पार्ट है कि किससे चेक करते हैं। तो सीड्स की या एम्ब्रियो की वायबिलिटी चेक करना हो तो फ्रॉम TTC एक मटीरियल, एक डाई है, उससे देखते हैं। तो दिस वाज अबाउट पोलन वायबिलिटी। नाउ नेक्स्ट, वन मोर टॉपिक ऑन पोलन इज गिवन एंड यू मस्ट नो, दैट इज पोलन एलर्जी। क्या है? पोलन एलर्जी। सो पॉलन बहुत सारे, मैंने आपको पहले भी बताया था, पॉलन प्लांट्स के पॉलन से एलर्जीज होती हैं। और एलर्जीज किस किस टाइप की होती हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस एलर्जी उसको बोलते हैं हे फीवर। क्या बोलते हैं? हे फीवर। दिस इज इंपॉर्टेंट, ZZ। देन asthma, a severe form of allergy. So these are few forms. Runny nose, the rhinitis लिखा ही हुआ है, when the nose, नाक में से पानी बहे, ठीक है। swollen eyes, swell up हो जाती हैं। bronchitis, the lungs, that is the whole this part, क्योंकि यहाँ से inhale करते हैं ना, इसलिए। so either of the रास्ता, यहाँ से inhale करा और ये goes to which part, that is lungs. so लंग वाले पार्ट में यहाँ पर ये पूरी ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई में जब ये जाते हैं पॉलन ग्रेन्स अंदर, तो ये म्यूकस रिलीज करने लगती हैं बहुत ज़्यादा और क्लॉट हो जाता है। तो यहाँ सांस लेने में तकलीफ होती है, उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। और सिवियर फॉर्म ऑफ ब्रोंकाइटिस विल बी एस्थमा, जहाँ पर पूरी ब्रोंक्यूल्स जो है वो ऐसी बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं, तो जगह ही नहीं रहती, तो सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। तो ये पॉलन इतनी सिवियर एलर्जीज करते हैं एंड दे कॉज राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा। अब मैं उन प्लांट्स के नाम लिख रही हूँ जो सिवियर एलर्जी कॉज करते हैं। तो वन ऑफ देम इज पार्थेनियम। इसको बोलते हैं कैरेट ग्रास, ऑल्सो कॉल्ड एज, मैंने बताया था लास्ट क्लास में लाके बताया था, गाजर घास, क्योंकि पत्तियां गाजर जैसी होती हैं, कैरेट ग्रास। और कांग्रेस ग्रास। क्यों? क्योंकि जब ये, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी क्यों कहते पार्थेनियम को, हिंदी में इसको गाजर घास कहते हैं। देन एमेरैंथस, अनदर प्लांट। देन प्रोसोपिस। वो पूछ सकते हैं आपसे कि राइट नेम्स ऑफ फ्यू एलर्जिक पॉलन ग्रेन वाले प्लांट्स। देन रिसिनस, रिसिनस इज कैस्टर, ठीक है, कैस्टर। सो फ्यू पॉलन। देन साइनोडॉन, लॉन ग्रास, ये सब प्रोड्यूस करते हैं एलर्जी। आई हैव गिवन नेम्स ऑफ फ्यू कॉमन एलर्जी प्रोड्यूस, उसमें भी सबसे डेंजरस कौन सा है? पार्थेनियम। अब इसके बारे में मैं बताती हूँ क्यों इसको कांग्रेस ग्रास कहते हैं। कांग्रेस के, जब कांग्रेस, इंदिरा गांधी थी, जब कांग्रेस रूल कर रही थी, शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, तब हमारे कंट्री को उस ज़माने में एक समय ऐसा आया कि गेहूँ, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई और गेहूँ की ज़रूरत कम पड़ रहा था गेहूँ। तो हम, इंदिरा गांधी ने US से इंपोर्ट करवाया था, शिप से खूब गेहूँ आया था। US से जब गेहूँ आया इंडिया शिप्स के अंदर, तो वहाँ के गेहूँ में, गेहूँ के संग किसके सीड्स आ गए? गाजर घास के, पार्थेनियम के। हमारे पास ये पहले से प्लांट इंडिया में नहीं था, ये बाहर से आया हुआ प्लांट है, और वो बीजे दिखते तो है नहीं, माइन्यूट, माइक्रोस्कोपिक, तो वो गेहूँ के संग आ गए। अब जब वो गेहूँ हमारे किसानों ने यहाँ पर लगाया, तो
उसके संग क्या लग गई, गाजर घास, और वो तेज़ी से पूरे इंडिया में फैल गई और बहुत इन्वेजिव है, हर कहीं लग जाती है और दूसरे प्लांट्स को लगने नहीं देती। सो पूरे इंडिया में फैली हुई है, क्योंकि वो कांग्रेस के ज़माने में आई थी, उसको क्या बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, ठीक है। और इट वॉज ब्रॉट टू इंडिया अलॉन्ग विद व्हेन व्हीट वॉज इम्पोर्टेड, ठीक है। तो क्या इम्पोर्ट किया था जब ये आई थी, व्हीट। इट केम, द सीड्स केम अलॉन्ग विथ व्हीट, गेहूं के संग आ गई थी। तो इसकी एक स्पीशीज जो है वो बहुत ज़्यादा एलर्जिक है और वो एस्थमा करती है, दैट इज पार्थेनियम हेटेरोफोरस। कौन सी है, पार्थेनियम हेटेरोफोरस। इट इज हाईली एलर्जिक एंड इट कॉजेज ब्रोंकियल एस्थमा, ठीक है। और कॉमनली ये ब्रोंकाइटिस और ये इसको क्या बोलते हैं, एलर्जिक जो होते हैं, हे फीवर, क्या बोलते हैं, जो पॉलन से होती है यूजुअली उसको क्या बोलते हैं, हे फीवर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द पॉलन एलर्जी। इस पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है। सबको क्लियर है पॉलन वायबिलिटी क्या है, पॉलन एलर्जी क्या है, पॉलन टैबलेट्स एंड सिरप्स क्या हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तब जाके आपका मेल गेमिटोफाइट या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगेमिटोजेनेसिस कंप्लीट होता है, क्योंकि पॉलन इज अ माइक्रोस्पोर। सो मेल का सब कुछ जब ये कंप्लीट हो तभी कंप्लीट हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप लोगों से आपको बतानी है, मैं कई क्लासेस से सोच रही हूँ कि जैसे मैंने ये पार्ट कंप्लीट किया तो आप क्या करेंगे, आज देखेंगे, आज रात को, कल परसों, जब भी आपको टाइम मिले, एनसीईआरटी खोल करके वहीं तक एक एक लाइन अच्छे से रीड करिए जहाँ तक मैंने ये कंप्लीट कराया। डू नॉट गो अहेड ऑफ दैट, क्योंकि आप अगर ये सोचेंगे कि हम आगे का पढ़ के रखें तो वो सिर्फ आप पढ़ेंगे, आपको कई चीज़ें उसमें से पल्ले नहीं पड़ेंगी। तो बेहतर ये है कि जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आज जितना पार्ट बताया बस उतना ही पार्ट, और ऐसे ही जाएंगे तो आपको सब स्मूथली लर्न होगा स्टेप वाइज। सो आज का पार्ट एनसीईआरटी में जहाँ तक है वहाँ तक देख के लर्न कर लीजिए। क्लियर है, विथ डायग्राम्स, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द पिस्टल एंड मेगास्पोरेंजियम। मतलब अब हम फीमेल पार्ट पे आ गए हैं, दैट इज पिस्टल एंड मेगास्पोरेंजियम। सो आई विल राइट हियर पिस्टल एंड मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। Now what is pistil? Gynoecium is the female reproductive component of a flower. क्या बोलते हैं हम उसको, gynoecium। क्या है वो, female component of a flower is in total called as gynoecium. Pistil is what, unit of gynoecium। क्या है, पिस्टल है। देखिए क्या है, इसको क्या है, पिस्टल, और वी कैन ऑल्सो कॉल एज कार्पल। पिस्टल को हम क्या बोल सकते हैं, कार्पल। देखिए एक फ्लावर में दूसरी एसेंशियल वर्ल मैं बता रही हूँ, एक तो हम कर चुके हैं डिटेल में। द सेकेंड एसेंशियल वर्ल इज दिस पार्ट, ये। तो ये कैसा होगा, स्टिग्मा, a narrow style and a swollen ovary, ठीक है ना, like this. So stigma किसको बोलेंगे, this flat portion, receptive part where pollen land, लैंडिंग ऑफ पॉलन जहाँ होती है
वो पार्ट क्या कहलाता है? स्टिग्मा। ठीक है, अब ये मैं पूरा पिस्टल बना रही हूँ। नैरो लॉन्ग ट्यूब स्टाइल एंड swollen part, distal part, ओवरी। डिस्टल नहीं बोलेंगे क्योंकि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये है, तो प्रॉक्सिमल पार्ट, यहां से प्रॉक्सिमल देखेंगे तो ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इन सब को मिला के पिस्टल। क्या बोलते हैं इसको? पिस्टल। ये बात क्लियर है? सो अब फीमेल, अब इसमें हमने वर्ड लिखा है मेगास्पोरेंजियम, तो ये तो हो गया स्टिग्मा जिसके ऊपर गिरेंगे पॉलन और रिसीव होंगे। ये होगा, इट विल कन्वे द पॉलन ट्यूब अप टू द ओव्यूल्स। अब यहाँ पर किसी ओवरी में एक और किसी में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल्स। क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल्स। ठीक है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, पिस्टल को हम क्या नाम दे सकते हैं? मेगा, मॉडिफाइड मेगा स्पोरोफिल। क्या नाम दे सकते हैं? मेगा स्पोरोफिल पूरे को। और ओव्यूल्स को क्या कह सकते हैं? हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ZZ। Ovules are called as, तो ovule can be one single or can be many. ठीक है, so ये this was the detail of what we are going to do in megasporangium development। पहले से हमको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ पर ये डेवलपमेंट हो रहा है और किसके बारे में बात चल रही है। So these are the ovules। एक चीज़ पिछले उसकी मैं भूल जाऊंगी, पहले ही आपको बता दूं, एक टर्म है, जैसे ये जर्म पोर है, ये पॉलन की एक गई थी, मुझे अभी याद आ गई, दैट इज ये स्पोरोपोलिन बना है, तो बीच बीच में जहाँ स्पोरोपोलिन नहीं, वो क्या है वहाँ पर? क्या है? जर्म पोर है। क्या है वहाँ पर? जर्म पोर। मोनोकॉट्स में ज़्यादातर, जनरली इन मोनोकॉट्स, germ pore is only one germ pore, only one, not three। उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोकॉल्पेट। क्या बोलते हैं? मोनोकॉल्पेट। सो ओनली वन सिंगल germ pore, that is मोनोकॉल्पेट। और जहां तीन होते हैं डाइकॉट्स में, कितने होते? 3 germ pores, तो उनको क्या बोलते हैं? ट्राइकॉल्पेट। क्या बोलते हैं उनको? ट्राइकॉल्पेट। इट कैन बी बाइकॉल्पेट, टेट्राकॉल्पेट, लेकिन वो रेयर है। एक जर्म पोर वाला है, मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं अधिकतर, ज्यादातर, जनरली, एंड 3 वाले ट्राइकॉल्पेट जो होते हैं वो। तो ये 2 टर्म्स थे विच आई मिस्ड। नाउ बैक टू द पिस्टल पार्ट। Now pistil consists of, or carpel consists of, also called as megasporophyll, consist of receptive stigma, hollow or solid style, and swollen basal part, that is ovary, which can have either one ovule or many ovules। one ovule वाले जितने हैं वो मैं आपको बता दूं। प्लांट्स के एग्जाम्पल, हैविंग ओनली सिंगल ओव्यूल। सो सिंगल ओव्यूल वाले हैं, दैट इज सिंगल ओव्यूल इन ओवरी, wheat, राइस, मैंगो, ये सब सिंगल ओव्यूल इन ओवरी। और बाकी के सब जितने ज़्यादातर हैं, सीरियल्स को छोड़ के जितने आप देखते हैं, पपाया हुआ, आई राइट, पपाया, वाटरमेलन, इन सब में, पपाया, वाटरमेलन, इन सब में मैनी ओव्यूल
पाए जाते हैं इन ओवरी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। और एक चीज, अब ओवरी को सपोज मैं आपको ऐसे बताती हूँ, ये ओवरी को मैंने, ये एक ओवरी है, इसको कट किया, मैं 2 ओवरी बना रही हूँ। ठीक है, इसको भी मैंने कट किया, दोनों का सेक्शन बना रही हूँ। ठीक है, इसमें 4 खंड दिख रहे हैं इस वाले में, और इसमें एक ही खंड है, इसमें 4 हैं और ये ओव्यूल्स लगे। एक ओवरी में 4 खंड 5 खंड कितने भी हो सकते हैं, और एक ओवरी में एक एसिड भी मिलता है। इन खनों को, सेक्शन को बोलते हैं लॉक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ये बहुत अच्छे से समझ लो, सब कंफ्यूज होते हैं। द ओवरी कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी चेम्बर्स, सिंगल ओवरी, उसको क्या बोलते हैं? लॉक्यूल्स। एक ओवरी में कोई भी एक ही बस चेम्बर हो उसको बोलते हैं मोनोलॉक्यूलर, और जब बहुत सारे हों तो पॉलीलॉक्यूलर। तो ऐसी दोनों कंडीशंस ओवरी की मिलती हैं। अब 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, देख लीजिए। 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स ये लिख लिया, सिंगल ओव्यूल और ये सब एग्जाम्पल्स लर्न होने चाहिए। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और ये भी हर साल नियरली पूछते हैं आपको एग्जाम्स में, रिलेटेड विद दिस। नाउ व्हेन मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट इन अ फ्लावर, मतलब ये स्ट्रक्चर और वो सब फ्री हैं, तो कंडीशन इज एपोकार्पस। ठीक है, एपोकार्पस, Z डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एपोकार्पस, इसमें क्या होता है? एपोकार्पस में I'll draw one diagram of epocarpus. This is given in NCERT. ये सब ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा है। ओवरीज हैं एक्चुअल में सब। इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, ये ओवरीज हैं, सब फ्री हैं। मतलब ओवरी स्टाइल्स में व्हेन दे आर फ्री एंड व्हेन दे आर मेनी इन नंबर, फ्री एंड मेनी इन नंबर, द कंडीशन इज कॉल्ड एज एपोकार्पस। क्या बोलते हैं कंडीशन को? एपोकार्पस। और एपोकार्पस कंडीशन का ये वाला जो डायग्राम है वो प्लांट है माइकेलिया। इंपॉर्टेंट, चंपा का जो होता है ना, माइकेलिया इज द एग्जाम्पल इन एपोकार्पस जो दिया हुआ है। ठीक है, और एक और टर्म आता है एपोकार्पस के अलावा, वो भी इंपॉर्टेंट है, जस्ट ऑपोजिट टर्म, दैट इज सिनकार्पस। सिनकार्पस अगेन इंपॉर्टेंट। सिनकार्पस मतलब many pistils are there but they are all united, so all united, so it is multicarpellary condition and all are united। तो उसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है, आई मेक हियर, मैं इधर बनाऊंगी तो क्लियर आएगा। लाइक दिस, पॉपी, पेपेवर, पॉपी का डायग्राम दिया हुआ है, वो सारी जॉइंट हैं एंड ऑल आर जॉइंट एंड लाइक दिस, सारी pistils joined है। Syncarpus multicarpellary होगी। So this is poppy, also called as papaver। ठीक है, and one more diagram of Syncarpus multicarpellary ovary, that is common, you all know that, Malvaceae family shoe flower।
all the styles are united. This is the stigma. All the styles are united, and this is ovary. So syncarpous ovary. So two examples are given in NCERT, one of hibiscus, अदर इज ऑफ पॉपी. सब याद होने चाहिए, डायग्राम जो दिए हैं वो बाय हार्ट लर्न होने चाहिए. एपोकार्पस और सिनकार्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में पूछते ही हैं. एपो मतलब होता है अलग अलग. व्हेन मल्टी कार्पेलरी, बहुत सारे कार्पल्स हैं लेकिन वो सब फ्री हैं, जुड़े हुए नहीं हैं. एग्जाम्पल दिया है माइकेलिया, उसका डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में. दैट इज मल्टी कार्पेलरी, बहुत सारे कार्पल मतलब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, बहुत सारे हैं पर सब यूनाइटेड हैं. उसका डायग्राम दिया. पॉपी का पेपेवर, इट्स लाइक दिस. एंड वन मोर सिनकार्पस, सब जुड़े हुए हैं. ओवरी मल्टी लॉक्यूलर, बहुत सारे लॉक्यूल्स होंगे अंदर. ओवरी लेकिन सारों की मिलकर के एक ही हो जाएगी. सो दैट इज सिनकार्पस में एग्जाम्पल हिबिस्कस. क्या दिया है? हिबिस्कस. सो जस्ट राइट डाउन फास्ट, then we will move ahead. मैं रब कर दूं. Now this was the introduction of a big part. कौन सा बड़ा पार्ट है वो? दैट इज मेगास्पोरेंजियम. जो ओवरी थी उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल्स को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम. अब मेगास्पोरेंजियम बहुत ध्यान देना, एनसीईआरटी ने वो जो मेगास्पोरेंजियम का डायग्राम दिया है वो इन्वर्टेड ओव्यूल का दिया है ऐसा. आई विल मेक बोथ. ठीक है, कॉमन टाइप का जो ओव्यूल होता है वो ऐसे स्ट्रेट देखेंगे, तो आई एम मेकिंग ओव्यूल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम. सो इट हैज अ स्टॉक. ओव्यूल के पास क्या होती है? एक स्टॉक होती है, और स्टॉक को बोलते हैं फनिकल. क्या बोलते हैं? फनिकल. स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज फनिकल. फिर इंटेग्यूमेंट्स होते हैं. कितने? 2. So I'll be making 2 integuments like this for protection. So these 2 are integuments. क्या है ये? इंटेग्यूमेंट्स, जो छिलके हैं जो कवर करते हैं. फिर जो टिश्यू अंदर है, ये पूरा टिश्यू, इट इज प्रोवाइडिंग पैरेनकाइमेटस टिश्यू है. तो आई विल मेक, क्योंकि अपन को डेवलपमेंट देखना है तो पूरा टिश्यू पता होना चाहिए कि काय का बना है. तो पेरेनकाइमा सेल्स का बना हुआ है टिश्यू, सिंपल, एंड इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. पूरा खाने से भरा हुआ है. इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इस टिश्यू को बोलते हैं न्यूसेलस. क्या बोलते हैं इसको? न्यूसेलस. नाउ दिस इज अ वेरी यंग मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि हम शुरुआत यहीं से करेंगे डेवलपमेंट की. सो यंग, एंड इट इज लाइक दिस. ओव्यूल्स 11th में 5 टाइप के ओव्यूल्स डिटेल में करें. यू रिमेंबर एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस. फिर भी मैं रिपीट करवा दूंगी क्योंकि पता होना चाहिए. तो ये वाला सबसे कॉमन था. ये कौन सा है? एनाट्रोपस. एनसीईआरटी ने यही एनाट्रोपस को उल्टा बताया. तो सेम मैं उल्टा भी बनाती जाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को वो एक ओरिएंटेशन होना चाहिए कि उल्टा बनेगा तो कैसा लगेगा. और एनसीईआरटी का डायग्राम है वो उल्टा बना है इस टाइप से. यहाँ पर न्यूसेलस है, और उन्होंने फुली डेवलप्ड मेगास्पोरेंजियम बताया. नाउ जो स्टॉक है वो आगे तक एक्सटेंडेड है. स्टॉक यहाँ पर आगे तक, तो यहाँ पर एक ऐसी नाली जैसा ही ग्रूव बन जाता है, पूरी यहाँ तक एक्सटेंडेड है. तो ये जो ग्रूव होता है उसको बोलते हैं रैफे. क्या बोलते हैं इसको? रैफे. ओके, ग्रूव को क्या बोलते हैं? रैफे. और जिस पार्ट पे बॉडी और ये कॉमन हो गए, स्टॉक और बॉडी कॉमनली एक लाइन में, उस पार्ट को, उस जंक्शन को बोलते हैं हाइलम. क्या बोलते हैं उसको? हाइलम. ये जो पूरा इंटेग्यूमेंट्स कवर नहीं कर रहा है, ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल. क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल. ध्यान रखना,
डायग्राम आ सकता है, ये एनसीईआरटी में दिया है, डायग्राम को ZZ डाल लो डायग्राम के लिए इसका, मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल का। नाउ दिस जस्ट माइक्रोपाइल के ऑपोजिट वाला पार्ट इज कलाजा। क्या है? कलाजा। सो दिस इज वेरी इमेच्योर मेगास्पोरेंजियम। अब इसके अंदर बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। तो इन एनसीईआरटी दे हैव गिवन द होल डेवलप्ड फीमेल विद फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजियम उन्होंने दिया हुआ है। बट ये ओरिजिनली ऐसा होता है, लेबलिंग एंड द नेम्स वेरी इंपॉर्टेंट। द कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल जो ये बना हुआ ऐसा मुड़ा हुआ, उसको एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में मोस्ट कॉमनेस्ट 80% फैमिलीज हैव दिस टाइप ऑफ ovule. Now this is micropyle, the other end is chalaza with integuments, and there are exceptions. I will write exceptions. Exception क्या है? जहां पर एस्फोडिलस चीकू, स्टार बना रही हूं, एस्फोडिलस, एस्फोडिलस चीकू, वहां पर 3 इंटेग्यूमेंट्स मिलते हैं। ये रेयर कंडीशन है तो लिख लो, टेग्यूमेंट्स 2 होते हैं वैसे। और सेंटलम बताएं जरा कौन सा प्लांट है, याद करें बैठे बैठे, वहां पर सारे नाम कराएं मैंने, कम से कम 100 नेम्स आप लोगों को मालूम है 11th के। सेंटलम इज चंदन, चंदन में देर इज नो इंटेग्यूमेंट, नो इंटेग्यूमेंट, ये एक्सेप्शंस हैं। सेंटलम के ओव्यूल जो बनते हैं उनमें नो इंटेग्यूमेंट, और एस्फोडिलस में 3, बाकी सब में 2। द न्यूट्रिटिव टिश्यू विच इज फिल्ड इनसाइड विथ पेरेन्काइमेटस सेल्स इज न्यूसेलस। द स्टॉक इज फनिकल, कॉमन जंक्शन ऑफ बॉडी एंड स्टॉक, दिस इज द बॉडी, इज हाइलम एंड द स्टॉक इज एक्सटेंडेड, इट फॉर्म्स अ ग्रूव। देखो मैं अपने हाथ से बताती हूँ, सपोज मेरा हाथ स्टॉक है और ये ऐसा ओव्यूल है, तो आप देख रहे हो ये स्टॉक यहाँ तक आई है, तो ये जगह जो है, ये पास कर दें इसको, तो ये जगह एक ग्रूव, एक नाली के फॉर्म में आएगी, उसको बोलते हैं रैफे। रैफे पे बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, क्या है ये, क्या है, तो ऐसे मोड़ करके जो जगह बनती है उसको क्या बोलते हैं? रैफे। ठीक है, सो दिस डायग्राम, आप ये डायग्राम तक फॉलो करो, और क्योंकि नेक्स्ट में पूरा डेवलपमेंट है, अगेन 5 मार्क का क्वेश्चन। मैंने बताया ना सेट्स डिफरेंट आते हैं, या जिनको अगर मेल का मैंने करा दिया, माइक्रो आ गया गैमेटोजेनेसिस, उनको दूसरे सेट में फीमेल का होता है। तो आइदर ऑफ द 2 आर इम्पॉर्टेंट, सो जस्ट गो थ्रू दिस। आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।